अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पिज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सगीर में मशरक़ वस्ती में अब हम 2 अगस्त 2026 संडे इतवार की सुबह में दाखिल हो रहे हैं। मेरा फोकस पाकिस्तान पे है, आज़ाद कश्मीर पे है, मशरक़ वस्ती पे है। परेशान आपने नहीं होना, लेकिन मैं शुरू में ये कहना ज़रूर चाहता हूँ कि दुनिया बड़ी इंटरेस्टिंग, कॉम्प्लेक्स और पेचीदा किस्म की है। उसमें हर वक्त बहुत सी इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिनमें पाकिस्तान के ज़राए अबलाग, सोशल मीडिया, चूँकि उनका फोकस बहुत नैरो है, उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते और इसीलिए मैं भी उनकी बहुत तफसील से जिक्र नहीं कर सकता। फॉर इंस्टेंस गुज़िश्ता 24, 36, 48 घंटों में मैंने बहुत इंटरेस्ट से इस चीज़ को देखा कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने, स्पेन की हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज ने कमाल महारत से, इंटेलिजेंस से, विद फुल ह्यूमन सेंसिटिविटी, हसासियत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने उस क्राइसिस को एवर्ट कर दिया जो इसराइल ने और ज़ायनिस्ट लॉबी ने उनके लिए पैदा किया था। जब मोरक्को से, प्यारे मुस्लिम मोरक्को से 60,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं फेंस तोड़ते हुए, फेंस क्रॉस करते हुए, दरिया और पानी उबूर करते हुए एक स्पेनिश कॉलोनी में दाखिल हो गए नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, एक क्राइसिस मच गया पूरे यूरोप में। समझ नहीं आ रहा था कि स्पेन की हुकूमत इसे कैसे हैंडल करेगी, लेकिन स्पेन की हुकूमत ने कमाल महारत से उन 60,000 लोगों को वापस मोरक्को जाने पे मजबूर कर दिया। गोली उन्होंने नहीं चलाई। वैसे 67 लोग जिनकी डेथ हुई है, वो आप शायद देखेंगे अगर आप इस पर रिसर्च करें, वो सारे के सारे पानी में डूब के, फेंस की वजह से, स्टैम्पीड से हलाक हुए हैं। स्पेन की हुकूमत ने गोली नहीं चलाई है। अब ज़रा इमेजिन कीजिए अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर से या कहीं और हमारे साथ 60,000 लोग 24 घंटे, 48 घंटे में पाकिस्तान में दाखिल होते, हमने गोली चला देनी थी। हमने 60,000 में से कम अज़ कम भी, बड़ी भी हम मेहरबानी करते तो 600-700 बंदा हमें खड़का देना था और पूरा मुल्क भी हमारा तालियां मार रहा होता कि जनाब ये तो क्राइसिस था, सहूनी साजिश थी हमारे खिलाफ यहूद और सनूद की। लेकिन ऐसा ज़बरदस्त उन्होंने उसको हैंडल किया। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि पैट्रियन के ऊपर एक डिटेल पिक्टोरियोग्राफिक किस्म की, विजुअल किस्म की मैं वीडियो जो है इस पर आपके लिए करूँ। आप तमाम लोग जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे ज्वाइन किया गुज़िश्ता 24 घंटों में मेरे पैट्रियन पेज को, आप में से बहुत से लोगों को मैं पर्सनल थैंक यू नोट्स भेज चुका हूं। बाकी मैंने मजीद भी देखे हैं आपसे चंद घंटे पहले। मैं आपको भी मेरे थैंक यू नोट्स मिलेंगे। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड कराऊंगा कि ज्वाइन मी ऑन माई पैट्रियन पेज। उसमें बहुत सा डिफरेंट कंटेंट है, रिटन कंटेंट सब कुछ है, तो उसको आप ज्वाइन करें। आई ग्रेटली अप्रिशिएट दैट। अच्छा, अब आए हम देखें पाकिस्तान में आज जो दिन अभी शुरू हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में एक इलेक्शन का प्रोसेस सेकंड फेज़ वहाँ पे होगा और वो जो 12 कंट्रोवर्शियल नशस्तें हैं महाजरीन के, उसके हवाले से भी आज के दिन में जो है इलेक्शन होना है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के, अगर आप इंसाफ कर सकें तो पाकिस्तान के ज़राए अबलाग, पाकिस्तान से मुंसलिक ज़राए अबलाग और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर गुज़िश्ता 48 घंटों से जो डिबेट हो रही है उसका ताल्लुक मोहसिन नकवी साहब ने जो शोशा छोड़ा नए सूबे बनाने का, नए यूनिट्स बनाने का, उसके बाद फिर उस पर DG ISPR ने जो उसमें डोई मारी, उस डोई के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने डोई मारी, फिर पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स, फिर PMLN के मिनिस्टर्स, फिर मीडिया के लोग, फिर बहुत सा सोशल मीडिया उसमें घुस गए। तो इस वक्त वो जो खिचड़ी पकी हुई है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग खिचड़ी है और मैं उसका एक एनालिसिस जो है क्विक आपके सामने रखूँगा। लेकिन इसकी तरफ चलने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे अपडेट करना चाहता हूं जिसको मेरे ख्याल है किसी और ने कवर किया ही नहीं है, कोई कवर कर ही नहीं रहा। मैंने पिछले 24 घंटे में आपको बताया था कि अमेरिका के जो ज़राए हैं, CBS उसमें है, उसके अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल है, और फिर इजराइल के अखबार ने उनको कोट करते हुए हारिस ने कहा था कि वीकेंड जो है जिस वक्त चल रहा है इसमें अमेरिका का और इजराइल का, और अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसके साथ इजराइल ने, इनका हमला ईरान के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन ऑयल रिफाइनरीज पे नागुज़ीर है। और ईरान की तरफ से वार्न किया गया था कि अगर ऐसा हमला होगा तो उन्होंने भी अपने टारगेट्स जो हैं इजराइल और गल्फ़ के अंदर उन्होंने तैयार रखे। वो हमला नहीं हुआ। अच्छी बात यह है कि वो हमला अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वो सूरत हाल ख़त्म नहीं हुई। मैं आपसे 2-3 हेडलाइंस आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। सूरत हाल ख़त्म नहीं हुई। अभी भी अमेरिका के अंदर कम, और अमरीकी कम देख रहे हैं इस चीज़ को, अमेरिका के ज़राए अबलाग। लेकिन इसराइल के अखबारात में मसलसल हेडलाइंस हैं कि किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, और इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। एट द सेम टाइम इसराइलीज़ अखबार हमें ये भी बताते हैं कि ईरान भी पूरी तरह से इसके लिए तैयार है, और ईरान ने भी ये कन्वे कर दिया है, और कन्वे करने के लिए पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया है। कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, पाकिस्तान और तुर्की दोनों को इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को अब्बास अरगची साहब ने ये मैसेज कन्वे किया है। दूसरी तरफ तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हकान फद्दान, उनके ज़रिए अमेरिका को मैसेजेस कन्वे किए गए। जिस तरह से पाकिस्तान और तुर्की को अमेरिका एलची के तौर पर इस्तेमाल करता है, ईरानी भी
उसी तरह से उल्टे स्टेप इनको एलची के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दोनों को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को ईरान ने कन्वे किया है कि अगर आपने ये इररेस्पॉन्सिबल एक्ट किया, हम पूरी तरह से तैयार हैं, बाद में ना आप हमें कहिएगा, हमने भी ठोक देने हैं सारे के सारे ऑयल रिफाइनरीज और एनर्जी सेंटर, आपके फेवरेट अरब एलाइज के भी और हमने इसराइल के भी। अब पता नहीं ईरान के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी सूरत हाल है। मैं क्विकली आपको इससे कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग। मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देता हूँ तो लोगों को लगता है कि पता नहीं कहाँ से मैंने निकालनी है, उम्र यार की पोटली से निकाली है। ये आपके सामने इसराइल का अखबार हैरस खुला हुआ है। एनालिसिस एज ट्रम्प्स ईरान थ्रेट्स नियर अ ब्रेकिंग पॉइंट, इसराइल ब्रेसेस फॉर व्हाट्स टू कम। इसराइल तैयार है क्योंकि ईरान की ऊपर जो ट्रम्प की डेडलाइन है वो लूम कर रही है। यूएस ऑफिशियल सेड वाशिंगटन इज प्रिपेयरिंग ऑप्शंस फॉर रिन्यूड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान while Trump pushes a Gaza plan centered on Hamas disarmament. With diplomacy faltering, Israeli officials say the coming days will be critical as the military remains on heightened alert. इसके साथ दूसरी एक हेडलाइन देख लें। IDF, that is Israeli Defense Forces, on high alert ahead of possible major US strikes on Iran. यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं, मुमकिन अमरीकी मेजर स्ट्राइक्स जो है वो ईरान पे किसी वक्त भी हो सकती हैं। CBS अमेरिकन मीडिया reported that Israel and US are preparing possible strikes on Iranian energy infrastructure, though Trump has not yet given the final order, while Washington urges Americans to reconsider travel across the Middle East. ये जो Washington urge Americans है, ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने तमाम अमेरिकन एम्बेसीज को ये कहा है कि मशरक़ वस्ता में जितने भी अमेरिकन सिटीजन्स हैं, ज़्यादा जो हेडलाइन बनी है वो उर्दन जॉर्डन के हवाले से बनी है, लेकिन तमाम मशरक़ वस्ता में अमेरिकन सिटीजन्स को ये वार्न किया गया है, अलर्ट किया गया है कि आप इलाका छोड़ दें, यहाँ से निकल जाएं या अपनी हिफाजत के इकदाम कर लें, कुछ ना कुछ जो है वो होने वाला है। अब मैं आपको एक और हेडलाइन दिखाता हूँ, फिर मैं हेडलाइन दिखाना बंद करता हूँ। देखिए, ये भी इसे कहते हैं इसराइली का अखबार हारिस है। यहाँ पर ये हेडलाइन है, ईरान वॉर्न्स यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट एडवेंचरस एक्शन, वॉज डिसाइसिव रिस्पॉन्स। अच्छा, इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो नीचे इसमें अच्छा इसमें नहीं लगा हुआ था पहले, इसमें चेंज हो गया है कहीं से। बहरहाल इसमें अब मैं आपको इसमें बेसिकली इसी के अंदर जिक्र था कि अब्बास अरगची जो हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात की है और उन्होंने तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर जनाब हक्कान फद्दान से बात की है और उन्हें ये कन्वे किया है कि किसी गलतफहमी में आप ना रहें, हम पूरी तरह से तैयार हैं। एक और हेडलाइन जो मैंने आपको नहीं दिखाई वो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक एनालिसिस था, जिसमें उन्होंने एनालिसिस ये किया है कि जो सीज़ फायर का टाइम हुआ अप्रैल 4 से लेकर अब तक जो 3-4 महीने गुजरे, इस सारे टाइम पीरियड के दरम्यान में ईरान को हमेशा से पता था कि अमेरिका और ट्रंप फिर उनकी तरफ वापस आएंगे। अगर आपने मेरे वो इंटरव्यूज़ देखे हों, मेरा सेकंड इंटरव्यू खास करके जो मैंने हालत अमन में किया था जनाब प्रोफेसर मरांडी के साथ, और दोबारा उनसे बात करनी चाहिए, तो प्रोफेसर मरांडी बिल्कुल भी होपफुल ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे कि अमेरिका के साथ जंगबंदी हो गई है। वो कह रहे थे कि फिर वापस आएंगे और ये एक बड़ी जंग होगी। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एनालिसिस ये कहता है कि ईरान को अच्छी तरह से अंदाज़ा था और इस सारे टाइम पीरियड के अंदर ईरानी मसलसल फारिग नहीं बैठे। वो जो कछुए और खरगोश वाली कहानी है, वो मसलसल प्रेपरेशन करते रहे हैं। और ये जो अचानक ईरानी ड्रोन्स जो हैं वो मेडिटेरेनियन के ऊपर भी पाए गए, वहाँ पर उन्होंने ऑयल टैंकर गैस टैंकर पर हमला कर दिया, इजिप्ट के नॉर्थ के अंदर जाके अंदाज़ा लगाएं। और ये जो मसलसल वो जगहों पे हमले कर रहे हैं, ये अमेरिका को वो वार्न कर रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। एट द सेम टाइम इराक हो या यमन हो या इसे कहते हैं सीरिया हो, या इसे कहते हैं लेबनान हो, हर जगह उनके प्रॉक्सीज जो हैं वो पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड जो हैं वो नज़र आते हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें हम इस वक्त खड़े में। एक और हेडलाइन एनालिसिस मैंने ये देखा कि भारत में ही था इसराइली अखबार में कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो यूरोपियन कमांड है उसने ये वार्न किया है, पेंटागन को ये कहा है उन्होंने कि हमारे पास सफिशेंट नेवल एसेट्स एंड रिजर्व्स और हमारे जहाज़ इतने हैं नहीं मेडिटेरेनियन में कि अगर ईरान ने बहुत बड़ी तादाद में अपने मिसाइल्स इसराइल की तरफ टारगेट किए, जैसा कि ईरान कह रहा है कि वो इसराइल की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, तो हम उसका रास्ता नहीं रोक सकेंगे बिकॉज हमारे पास नेवल एसेट्स की कमी है। हमें अपने आप को डिफेंड करना होगा, हम इसराइल को इफेक्टिवली डिफेंड नहीं कर सकेंगे। ये कहना है अमेरिका की यूरोपियन कमांड का। अमेरिका की बहुत सी कमांड्स हैं, अमेरिका की 11 कमांड्स हैं। हमने अक्सर नाम सुना है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सेंटकॉम सेंट्रल कमांड का, एक यूरोपियन कमांड है, एक उनकी सदर्न कमांड है, एक उनकी नॉर्थ अमेरिकन कमांड है, एक अमेरिका की साइबर कमांड है, एक अमेरिका की कुछ और कमांड है। तो 11, एक अफ्रीका कमांड है, 11 उनकी कमांड्स। एक और मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एनालिसिस पढ़ा कि पेंटागन ने प्रेसिडेंट को ये बताया है, वो रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट जो भी कहेंगे अमेरिकन आर्मी को मानना है, लेकिन
पेंटागन की प्रोफेशनल असेसमेंट ये है कि बावजूद हमलों के ये जंग रुक नहीं सकेगी और ये 2027 से चलती रहेगी और ईरान कोई इतनी जल्दी डोनाल्ड ट्रंप की नेगोशिएशन टेबल के ऊपर नहीं आएगा। ये उनकी प्रोफेशनल एडवाइस है, फैसला प्रेसिडेंट ने करना है। यहाँ पर हम इस वक्त फंसे हुए हैं। ये मैंने आपको इसका कंप्लीट पिक्चर जो है मैंने दे दी। अब आए हम आज़ाद कश्मीर की तरफ, जिसके मैं हमेशा आपको बताता हूँ एज़ पर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो प्रोफेशनल टर्म है आज़ाद कश्मीर को रेफ़र करने की वो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर। इसी तरह से ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर कोई चीज़ नहीं है, असल टर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर। इसी तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कोई, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ये सब पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको लोग अपनी अपनी ज़रूरियात के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। द राइट टर्म्स आर नॉट POK, द राइट टर्म इज़ नॉट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, द राइट टर्म्स इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर एंड पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर। अब पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट जो कश्मीर है और मीडिया टर्म्स यही हैं। अगर हम आज तक कहते रहे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं या हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर कहते हैं, यकीन मानिए ये हम अपनी दिल पेशावरी कर रहे होते हैं, ये हम मीडिया के तौर पे हम ऑपरेट नहीं कर रहे होते। उस वक्त हम जानिबदार बन के ये कमेंट्स कर रहे होते हैं। हिंदुस्तानी भी यही करते हैं और हम भी यही करते हैं। वो हमसे ज़्यादा पागल हैं, POK लगे रहते हैं लोग। अब इस वक्त पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में मुजफ्फराबाद की 9 नशस्तों के ऊपर इलेक्शन होना है आज, और उसके अलावा जो 12 कॉन्ट्रोवर्शियल नशस्तें हैं रिफ्यूजीज़ की, जिसकी सारी खप है, जिसके बारे में DG ISPR कहते हैं कि इन नशस्तों के ख़त्म करने का मुतालबा ही दर हकीकत हिंदुस्तानी साजिश है। तो ना ख़त्म करें, आपको प्रिंसिपल ज़िंदा रखना है, आप उसको 4 कर दें, आप उसको 3 कर दें, आप उसको 5 कर दें। बहरहाल उन पर भी आज इलेक्शन होना है। अब सूरत हाल ये है कि मुजफ्फराबाद के गिरदोनवा में गुज़िश्ता 48 घंटों में मुसलसल तोड़ फोड़, वायलेंस, स्ट्राइक्स, मार धाड़, जलसे जुलूस, रैलीज, आँख मचोली, सुई गैस, गोली चलती रही है। कितना उसमें लॉस ऑफ लाइफ है, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, उसके बारे में कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। उसके बजाय कि पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में और पाकिस्तान से मुंसलिक जितने भी फॉर्मल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें कोई ऐसी डिटेल्स एग्जिस्ट नहीं करती। कहीं 1 लिखा है, कहीं 2 लिखा है, कहीं इस तरह से है। सोशल मीडिया पे बहुत से क्लेम्स हैं, मैं उनके अंदर नहीं जाता, लेकिन सूरत हाल वहाँ पे टेंस रही है। और जिस तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि जब तक आप इंटरनेट को, टेलीफोन फैसिलिटीज़ को नहीं खोलेंगे, एक बार फिर सब कुछ बंद कर दिया गया है, तब तक कभी भी नहीं पता चल सकेगा कि असल सूरत हाल जो है क्या है। मीरपुर में भी दोबारा इंटरनेट को बंद कर दिया गया। अब जो इलेक्शन अभी होने लगे आज़ाद मुजफ्फराबाद में, लेकिन 2-3 दिन पहले मीरपुर में जो इलेक्शन हुए 13 सीटों के, जहाँ ऐलान कर दिया गया कि 9 सीटें जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की PMLA ने जीत ली हैं, 4 पीपल्स पार्टी को दे दी गई हैं। उसके बारे में मीरपुर के अंदर मेरे 1 से ज़्यादा, बल्कि 2 से ज़्यादा लोगों से जब मेरी बात हुई, और सीरियस लोग, संजीदा लोग, उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई यहाँ पे इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन नहीं हुई, यहाँ कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ अपने वर्कर्स को बुला के और चंद सेलेक्ट लोगों के ज़रिए डब्बे भरे गए हैं। कोई इलेक्शन नाम की चीज़ जो है वो मीरपुर डिवीज़न के अंदर नहीं हुई, जहाँ से नवाज शरीफ साहब को 13 में से 9 सीटें जो हैं उनको दे दी गई हैं और 4 पीपल्स पार्टी को दे दी गई। अब यही इन्होंने ज़ाहिर है मुजफ्फराबाद में करना होगा, जो अभी चंद घंटों में हमारे सामने आ जाएगा। अब चूँकि जिक्र हुआ पीपल्स पार्टी का, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम बात करें कि बिलावल जरदारी ने यह ऐलान किया है ट्वीट करके। उन्होंने कहा कि उन्हें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का रिस्पांस और जवाब मिल गया है उनके उस प्रपोजल में जो बिलावल ने कहा था कि ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन जो है होना चाहिए कश्मीर के हवाले से। अब ये ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन भी बिलावल ने सीक्वेंस है, क्योंकि 14 जुलाई को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बिलावल को एक ओपन लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने बिलावल से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इस मामले में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, मिलिट्री के साथ, सियासी जमातों के साथ बात करें, इसका हल निकालें। बिकॉज अच्छा, ये ऐसे ख़त वैसे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सभी को लिखे। उन्होंने ऐसे ख़त जो हैं वो आर्मी चीफ को भी लिखा, उन्होंने इस किस्म के ख़त PMLN को भी लिखे, PPP को भी लिखे, जमात इस्लामी को भी लिखे, PTI को भी लिखे, कोई छोड़ा नहीं उन्होंने जिसको उन्हें ख़त नहीं लिखे। बहर बिलावल ने उनके उस ख़त के जवाब में एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाने का उन्होंने प्रपोजल दिया था। ये वो प्रपोजल है जिसमें बिलावल ही की कंट्रोल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने उसको एक असेंबली में भी उसे उन्होंने एक तरह से प्रपोज कर दिया है। अब इसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी सपोर्ट करती है कि एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ है गुज़श्ता 8 हफ्तों में उसके हवाले से होना चाहिए। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कमीशन का? ये कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल है ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन को ओरिजिनली साउथ अफ्रीका से आया था, जहां अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था मेरे ख्याल गलबन 1990s में। लेकिन यहाँ पर बिलावल का कमीशन वही चीज़ कहता है कि सारी साइड इस कमीशन के सामने आएँ और अपना अपना दुखड़ा बयान करें। सियासी मसले क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मसले क्या हैं, इकनॉमिक मसले क्या हैं, गवर्नमेंट भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, फ़ौज भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, तमाम सियासी जमातें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। कॉन्सेप्ट तो बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में बार बार इसकी बात होती, क्या इसका कोई रिजल्ट निकल सकेगा? आई एम सॉरी, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि जिस इंतज़ामी और सियासी ढांचे में इतनी बेहसी हो
کہ ایک ایسا مسئلہ جس میں نے بھی شروع میں آپ سے اسپین کا ذکر اسی لیے کیا تھا, آپ لوگ دیکھتے نہیں, 60,000 انلیگل امیگرینٹس پورا ڈسٹرب کرنا تھا انہوں نے اسپینش ایکو سسٹم کو, کیسی مہارت سے, کیسے زبردست پولیٹیکل طریقے سے انہوں نے واپس جانے پہ مجبور کر دیا. گولی نہیں چلائی, ایک بندے کو اسپین کی گورنمنٹ نے وہاں پہ نہیں مارا ہے, لیکن انہوں نے ایک ایسی سچویشن میں جس میں صرف پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا تھا, بات چیت ہونی تھی, مذاکرات ہونے تھے, وہاں اب تک ماشاءاللہ یہ کم از کم 80 لوگوں کو مار چکے ہیں گزشتہ 6-7-8 ہفتوں میں آزاد کشمیر کے اندر. سینکڑوں لوگ زخمی ہیں, لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. پوری کشمیری کمیونٹی آزاد کشمیر کے ایک کونے سے دوسرے اور پوری دنیا میں جو کشمیری ڈائسپوراز ہیں وہ ڈسٹرب ہیں. سب سے زیادہ مظاہرے انہوں نے برطانیہ میں کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہر الٹرنیٹ ڈے پہ کم از کم 2 یا 3 مظاہرے برطانیہ میں ہو رہے ہیں, کبھی لندن میں, کبھی برمنگھم میں, کبھی مانچسٹر میں, کبھی بریڈفورڈ میں. تو پوری جو ایکو سسٹم تھا کشمیری آزاد کشمیری تھاٹ کا, اور جو ان کی باڈی پالیٹک تھی, جو ان کی جذبات تھے, اس کو انہوں نے ڈسٹرب کر دیا. اور یہ وہ جذبات تھے جو ہمیشہ پاکستان پرو پاکستان تھے, پاکستان سے ویڈڈ تھے, بلکہ اگر میں یہ کہوں نا کہ پاکستان سے زیادہ آزاد کشمیر میں افواج پاکستان کے لیے پازیٹیو فیلنگ پائی جاتی تھی. اس سارے ایکو سسٹم کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو ان کے ٹروتھ اینڈ ریکانسلیشن کمیشن میں اس قسم کے لوگوں میں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے کیا چیز نکلنی ہے. اچھا, اب اس میں یہ دیکھیں کہ مظاہروں کا میں نے ذکر کیا. سنڈے کا دن جو اب امریکہ میں شروع ہوگا, سنڈے کے دن میں شام کے 5 بجے پاکستان کی ایمبیسی کے باہر ایک مظاہرہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر شہباز گل از ون آف دی آرگنائزرز. اس مظاہرے کے اور بھی لوگ آرگنائزرز ہیں. ڈاکٹر شہباز گل نے اس کا اعلان کر رکھا ہے. بدقسمتی سے میں وہاں پہ نہیں ہوں گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اس لیے نہیں ہوں گا کہ کشمیری کمیونٹی نے ہی کسی اور ریاست کے اندر کلوز ٹو واشنگٹن ڈی سی مجھے بلایا ہوا ہے کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے, تو میں اس وقت وہاں پہ جا کے پھنسا ہوا ہوں گا. بہرحال کہ مجھے تھوڑا سا ایک کامنٹ یہ کرنا ہے کہ جو کچھ بھی کشمیر میں ہوا ہے یہ ابھی بھی ایک پزل ہے. ہم تو روزمرہ کی سچویشن جو روز ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اوور آل جو کچھ ہوا ہے یہ ایک پزل ہے, یہ ایک میسٹری ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ انہوں نے کیوں کیا. کیا یہ صرف ایک ریئیکٹو مائنڈ سیٹ ہے جنرل عاصم منیر اور ان کے کولیگس کا, یا یہ کوئی اور بڑی چیز یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں, توپ چلانا چاہتے ہیں. طوطا توپ چلائے گا, مری میں ہم جایا کرتے تھے, طوطا توپ چلایا کرتا تھا. تو پتہ نہیں یہ توپ چلانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ اس اسٹیج کے اوپر ہمیں بالکل بھی کلیئر نہیں ہے. اور جو ریئیکشن ہوا ہے پاکستان میں کشمیر کی صورتحال میں گزشتہ 8 ہفتوں میں وہ بڑا ناکافی ہے, بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے. بعض جگہوں پہ لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, پریس کلب وغیرہ کے باہر کوئی 2 درجن 3 درجن یا چند درجن لوگ جو ہیں انہوں نے آ کے مظاہرہ ضرور کر دیا. لیکن بالکل بھی اگر آپ پاکستان کے مین اسٹریم ذرائع ابلاغ کو دیکھیں, پاکستان کی سول سوسائٹی کو دیکھیں, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں, انہوں نے بالکل بھی یہ احساس آپ کو ہونے ہی نہیں دیا کہ یہ ایک جسم ہے جس کے ایک حصے میں آگ لگی ہوئی ہے یا وہاں پہ تکلیف ہے. کوئی فیلنگ یہاں پہ آپ کو ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ جو پوائنٹ ہے نا, دی ایبسنس آف فیلنگ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جب لوگ نئے صوبوں, نئے یونٹس کی بات کرتے ہیں. بہت سے لوگ خاص کر کے پنجاب کے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ صوبے ایتھنک یا لسانی بنیادوں پہ نہیں بننے چاہیے, صرف ایڈمنسٹریٹو کنسیڈریشن میں بننے چاہیے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. یہ صرف اور صرف پریڈومنٹلی ایک پنجابی فیلنگ ہے. یہ فیلنگ سندھ میں نہیں ہے. یہ فیلنگ جو ہے یہ اور جگہوں پہ بلوچستان, سندھی, کشمیری, پٹھان جو ہے وہ نیسسریلی اس ایڈمنسٹریٹو تھنکنگ سے ایگری نہیں کرتا. ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو چیز کہہ کے آپ در حقیقت ایک قوم جو ہے وہ باقی ساری قوموں کے ریسورسز کو ڈسپرپورشنیٹ جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے. کمپلیکس ایشو ہے, اس کو میں پھر ایکسپلین کروں گا. ابھی میں آؤں اپنے دوسرے حصے کی طرف جس کا تعلق ہے جناب عزت محسن نقوی صاحب نے جو ڈبیٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ نئے پروونسز اور نئے یونٹس کے حوالے سے انہوں نے شروع کی, کک سٹارٹ کی, جس میں پھر ڈی جی آئس پی آر نے ڈوئی ماری, پھر خواجہ آصف صاحب نے ڈوئی ماری, پھر اس میں قمر زمان قائرہ صاحب نے ڈوئی ماری, پھر اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ڈوئی ماری. اب تو کوئی بچا ہی نہیں ہے جس میں کالمنسٹ بھی ہیں, میڈیا اینکر پرسن بھی ہیں, پھر سوشل میڈیا بھی ہے, تو سب اس میں ڈوئی مار چکے ہیں اور وہ ایک زبردست قسم کی کھچڑی انہوں نے پکائی ہوئی ہے. ویسے اس کی بیسٹ ڈسکشن تو یہ ہوگی, اس کے ساتھ انصاف صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب میں کسی ایسے ایکسپرٹ کو بلاؤں جو پاکستانی پالیٹکس کا ایکسپرٹ ہو, پولیٹیشین نہ ہو بٹ پاکستانی پالیٹکس کا پروفیشنل ایکسپرٹ, جسے گزشتہ 60-70 برس کی پاکستانی تاریخ کا جو ارتقاء ہے پولیٹیکل ہسٹری کا, جو مسائل رہے ہیں اور ان مسائل کو کیسے کیسے ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کبھی ایوب خان کی حکومت میں, کبھی بھٹو صاحب کی حکومت میں, کبھی جنرل ضیاء کی حکومت میں, پھر کبھی پیپلز پارٹی, کبھی نواز شریف, کبھی عمران خان, کیا کچھ ہوا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے میں کسی ایکسپرٹ کو بلاؤں گا. اور کیپ آن واچنگ مائی پیٹرین پیج, جوائن اٹ اینڈ کیپ آن واچنگ دا پیٹرین پیج, بیکاز میں پیٹرین پیج پہ ہی پہلے یہ ڈسکشن رکھوں گا, بیکاز وہاں پہ بہت سی ایسی چیزیں بھی رکھی جا سکتی ہیں جو اتنی سنجیدہ ہوتی ہیں کہ یوٹیوب سارا کا سارا ایک الگوریدم ڈریون ایکو سسٹم ہے, اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ سیریس کانٹینٹ کو رکھنے کی اور اس کو پھیلانے یا چلانے کی بہت زیادہ گنجائش ہے بھی نہیں ہے. بائی نیچر بھی یہ سپرفیشل ہے بیکاز الگوریدم ڈریپنڈ ہے.
अब हम देखें ब्रॉडली स्पीकिंग मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा नए सूबों का और नए यूनिट्स का, तो ब्रॉडली स्पीकिंग इन प्रिंसिपल आप उनसे डिसएग्री बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उनकी बात जब वो ये कहते हैं कि इजिप्ट में 27 सूबे हैं, फ्रांस में पता नहीं 83 डिवीजन्स हैं, फ़लाँ जगह पे इतने सूबे हैं, हिंदुस्तान में कितने सूबे हैं, फ़लाँ जगह पे कितने सूबे हैं, इवन अफगानिस्तान में 30 सूबे हैं, तो उससे डिसएग्री करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान की आबादी 25-26 करोड़ हो, जबकि पूरे जर्मनी में पता नहीं 80 सूबे हैं कितने हैं, तो जर्मनी की आबादी 10 करोड़ हो, वहाँ कितने सूबे हैं, पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, और छोटे होंगे तो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है। इससे इनकार करने की फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी गुंजाइश जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन और नकवी साहब बात करें निज़ाम की, मोहसिन नकवी साहब ने जब उस इकनॉमिक समिट में बात की तो उन्होंने हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने निज़ाम की बात की, एक ब्रॉड बात उन्होंने करने की कोशिश की, कहा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। लेकिन चूंकि मोहसिन नकवी साहब का जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ इतना एक करीबी रिश्ता है और ताल्लुक़ है, इसलिए कोई भी बिलीव नहीं कर रहा कि वो दर हकीकत सिर्फ निज़ाम की बात कर रहे हैं। वो समझते हैं कि ये इस मौजूदा सेटअप की हुकूमत की भी बात कर रहे हैं। बहुत सा जो रिएक्शन और रद्द-ए-अमल हमारे सामने आया है वो इसी सिलसिले में आया है। अब डॉक्टर शहबाज गिल ने बहुत अच्छा इसका एक एनालिसिस अपने वीलॉग में जो 12 घंटे पहले उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरह का एक सिस्टम लाना चाहते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है पहला हिस्सा उनका, 10-12-15 मिनट उस पर डिस्कशन की। पर्सनली तौर पर मैं समझता हूँ कि ये रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की से ज़्यादा इजिप्शियन मॉडल लाना चाहते हैं जनरल सिसी का, इसलिए कि तुर्की की तारीख़ का इर्तका जो है, उनका सियासी ढांचा और उनकी पॉलिटिक्स और वहाँ पर एक पॉपुलर लीडर एर्दोगान का होना, वो सब पाकिस्तान के ढांचे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का जो लीडर है वो उतना ही गैर मकबूल है जितना कि जनरल सिसी है, शायद उनसे भी ज़्यादा गैर मकबूल होंगे, तो एर्दोगान के साथ कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है। लेकिन ओवरऑल उन्होंने बहुत इन्फॉर्मेटिव उसके ऊपर डिस्कशन की। राना सनाउल्लाह साहब ने जब इसमें पार्टिसिपेट किया, ख्वाजा आसिफ का तो आप बहुत सुन चुके होंगे, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इसी निज़ाम की पैदावार हैं, माशाल्लाह कनाकन उन्होंने पिछले 3-4 साल में जितना उन्होंने राइज़ किया है, ये तो उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर पे उन्होंने इक्तफा कर लिया या गुजारा कर लिया, वरना वो चाहें तो वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो इसी सिस्टम की वो पैदावार है, इसी सिस्टम को वो जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। और ये कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। आप ऐसे अक्सर लोग वाकिफ़ होंगे जो मोहसिन नकवी साहब को पाकिस्तान में देखते हैं, जो वाकिफ़ नहीं है उनको याद करवाऊंगा कि मोहसिन नकवी साहब एक रिपोर्टर हुआ करते थे CNN पाकिस्तान के लिए, फिर उसके बाद वहाँ से उनका वो चैनल बन गया सिटी 42, फिर उनका एक और चैनल बन गया, फिर वो इंटरम चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब के, फिर वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए, जो बड़ी लुक्रेटिव पोजीशन होती जिसमें नजम सेठी साहब भी बर्जमान रहे, और उसके बाद फिर अब वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और जनरल आसिम मुनीर के साथ उनके समझा जाता है ताल्लुक भी है, रिश्तेदारी भी है, पता नहीं क्या क्या। और जो सपोर्टर्स हैं पाकिस्तानी फ़ौज के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो सपोर्टर जर्नलिस्ट हैं, वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये जो प्लान है ये ज़बरदस्त है, इसको पूरी आवाम इसकी तायद करेगी। इसको रेजिस्टेंस बुनियादी तौर पर सिर्फ 2 धड़ों से मिलेगी, एक तरफ शरीफ ख़ानदान की तरफ से और दूसरी तरफ से जरदारी ख़ानदान की तरफ से। उन्होंने साथ उसमें बिलावल भी लगा दिए हैं और मरियम भी लगा दी। अब ये क्यों इनको मिलेगी, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी लॉजिकल है। उसकी वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो निज़ाम हुकूमत है ये एक ट्राइएड है, 3 इसमें इकाइयाँ हैं, ट्राइफेक्टा है, जिसमें आप कह लें कि 50-60-70% कंट्रोल है वो जनरल आसिम मुनीर का है, लेकिन उनके 2 जूनियर पार्टनर जो हैं, एक शरीफ ख़ानदान है पंजाब का और दूसरा सिंध का जरदारी ख़ानदान है। तो ये एक ट्राइफेक्टा ट्राइएड है। और अब जनरल आसिम मुनीर अगर इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आते हैं और ये नए सूबे बेसिकली प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाते ही नहीं लाते, अगर ये छोटे सूबे आप क्रिएट करते हैं तो आप शरीफ ख़ानदान को और जरदारी ख़ानदान को कट टू साइज़ कर देते हैं। भला कैसे? सबसे पहले देखें कि शरीफ ख़ानदान, नवाज शरीफ साहब का जो सारा होल्ड है पूरे पंजाब के ऊपर एंड बाय वर्च्यू ऑफ पंजाब पूरे पाकिस्तान के ऊपर, वो उनका तख्ते लाहौर और लाहौर की वजह से। अगर आप उनको सिर्फ लाहौर और चंद लाहौर की डिस्ट्रिक्ट्स तक आप उनको कंटेन कर देते हैं तो शरीफ ख़ानदान एक सूबे की पार्टी बन के रह जाएगा। उनका इन्फ्लुएंस ना तो बहावलपुर में है, ना मुल्तान के अंदर है, ना सराइकी बेल्ट में है, ना कोई पोठरवार में उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। वो जो सेंट्रल पंजाब की बेल्ट है, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद, ये बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब की मैक्सिमम उनकी रीच और कॉन्स्टिट्यूंसीज। इसी तरह से जरदारी साहब के कुछ हिस्से होंगे सिंध में जहाँ वो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोहसिन नकवी जो कि आसिम मुनीर साहब के स्पोक्स पर्सन हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी तरफ से आने का मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान को कट टू साइज़ यहाँ पे करना चाहते हैं। प्रोसीजर इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप ऐसे अक्सर लोग वाकिफ़ होंगे कि पाकिस्तान का जो आइन है उसके तहत ही नया सूबा बन सकता है। वैसे तो आइन बेचारा आइन कहाँ एग्जिस्ट करता है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। बहरहाल जो लिखा हुआ है वो ये है कि आर्टिकल 239/4 जो है
اس میں پروونس اینڈ سینٹرل میں کنسنسس ہوگا. پروونس کا مطلب ہے کہ جس پروونس کی آپ نے نئے صوبے بنانے ہیں, پنجاب کی اگر شامت آ گئی ہے یا کسی اور کی آ گئی ہے, تو آپ اس میں اس کی اسمبلی 66% 2/3 اسمبلی پہلے اس پروپوزل کو بیک کرے گی, پھر وہ نیشنل اسمبلی کے سامنے آئے گا, پوری غالباً پارلیمنٹ کی 2/3 اس کے اگر ایگری کرے گی تو پھر اس کے بعد اس کو پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا جا سکتا ہے امپلیمنٹیشن کے لیے. یہ اتنا کمپلیکس ہے اور اس پہ اتنا کنسنسس پیدا کرنا کسی بھی سویلین الیکٹڈ گورنمنٹ کے تو بس میں نہیں ہے. اور اگر اس پہ کوئی کر سکے گا, اس کو دھکا مار کے کرا سکتا ہے, تو صرف اور صرف اس کو فوج کرا سکتی ہے. تو اگر یہ پروپوزل اس وقت دیا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ فوج کے اندر, جنرل عاصم منیر کے اندر یہ تھنکنگ ہے کہ اس کو اس طرح سے کر لینا چاہیے. اور جیسے کہ شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں, تو یہ ان کی اس میں ایک تھنکنگ جو ہے وہ نظر آتی ہے. باوجود اس کے یہ ہو نہیں سکے گا, باوجود فوج کے, مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں شریف خاندان اور زرداری خاندان کو کٹ ٹو سائز اور ان کی ڈینسٹیز ختم کرنے کی اس میں پاسبلٹی ہے, چھوٹی ہو جائیں گی بہت زیادہ, اس لیے وہ ہر ممکن طریقے سے اس کے خلاف سازش کریں گے اور اسے کامیاب وہ نہیں ہونے دیں گے. اس پلان کے اندر جو بیسک کانسیپٹ ہے نا, وہ ہے کہ پاکستان آرمی اور اس کے سپورٹرز جو ہیں وہ پاکستان آرمی کو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی CCP, کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے طور پہ دیکھنے لگ گئے, جو ایک سنگل بہت بڑا بہیموت ہوگا, ہیجیمون ہوگا, اور چھوٹے چھوٹے پروونسز اگر ہو جائیں, 27-30 پاکستان میں پروونسز ہو جائیں, تو آرمی انسٹیٹیوشن اتنا بڑا ہوگا جو آلریڈی وچ از ان فیکٹ دی 800 پاؤنڈ گوریلا اور بیسکلی دی ایلیفنٹ ان دا روم ہے, وہ آرمی ہوگی. وہ چھوٹے چھوٹے پروونسز ہوں گے جن کو کہ کنٹرول کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ پروونسز ہیں بھی نہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں ان کو آپ امپاور کریں, الیکٹڈ ہوں وہ ساری, لیکن الیکشن تو آپ کے پروونسز میں بھی مینیج آپ کر لیتے ہیں, تو آپ سینٹر میں بھی مینیج کر لیتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے اگر ڈسٹرکٹ یونٹس ہوں گے وہاں پر بھی الیکشن جو ہیں وہ ایسے ہی سارے کے سارے مینیج کر لیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو دوسرا پروپوزل ہے وہ یہ کہ اگر آپ AJK اور گلگت بلتستان کو ایڈ کر لیں تو 37 سے 42 ڈویژنس ہیں ایڈمنسٹریٹو, اور تقریباً 145 سے 171 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں پاکستان کے اندر. ان سب میں آپ کی اگر الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں گی تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اصل پرابلم کیا ہے, سارے کے سارے جو کانسیپٹ اور آئیڈیاز ہیں, اس میں جو مین پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری بات بے سود ہو جاتی ہے, بکواس ہو جاتی ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی, اور جس وجہ وہ یہ ہے کہ اصل پرابلم تو یہ ہے کہ جو اس میں ایلیفنٹ ان روم ہے وہ پاکستان آرمی ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی گورننس بڑے برے حالات ہیں, سسٹم نہیں چلے گا. جو سب سے بڑا پریشر ہے گورننس کے اوپر, گورننس واقعی خراب ہے, لیکن گورننس کے اوپر جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ سیاستدان نہیں ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ریسورس ایلوکیشن ٹھیک نہیں ہے, اور آپ کی فوج اور فوج سے منسلک جو ادارے ہیں اور فوج کے جو پلانز ہیں, اور جو ایک ان اینڈنگ وارفیئر چل رہی ہے بلوچستان کے اندر, KP کے اندر, اب آزاد کشمیر میں شروع ہو گئی ہے, سیاستدانوں کے خلاف ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کتنا خرچہ ٹویٹر پہ کیا ہے, پتہ نہیں کتنا خرچہ گوگل کے اوپر کر رہے ہیں, کتنا خرچہ YouTube پہ کر رہے ہیں, کتنا خرچہ لابس کے اوپر کر رہے ہیں ملینز آف ڈالرز کے. تو یہ ساری کی ساری جو ایک ایکسپینڈڈ 800 پاؤنڈ گوریلا جو بیسکلی ایلیفنٹ ان دا روم ہے, جس کے بارے میں ازراہ مذاق لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے. پاکستان کے کیس میں معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ یہاں ایک فوج کے پاس ایک ملک ہے. تو یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ گورننس بہت پور ہے, ریسورس ایلوکیشن نہیں ہے, NSC ایوارڈ کو ریکنسیڈر کر رہا ہے, وہ بنیادی طور پر جس چیز کو ماننا نہیں چاہ رہے, وہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ کرپٹ ہے, DC کرپٹ ہے, SP کرپٹ ہے, پولیس کرپٹ ہے, سول کرپٹ ہے, پولیٹیشین کرپٹ ہے. اصل میں فوج انکمپیٹنٹ ہے, اور فوج کا خرچہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان کے نظام کے اوپر. جب تک اس کا کوئی حل آپ نہیں نکالیں گے, اس وقت تک آپ اس کے 100 صوبے بنا دیں, 200 صوبے بنا دیں, اس میں سے کیسے کوئی بہتری جو ہے وہ نکل سکتی ہے. بہرحال یہ میرا اس پہ پرسپیکٹو ہے. لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس کے اوپر جو معنی خیز ڈسکشن ہے وہ کرنی چاہیے کسی ایسے ایکسپرٹ کے ساتھ جس کو بہت پتہ ہو ان ایشوز کا, اور وہ کوئی میڈیا کا پرسن نہیں ہو سکتا. وہ ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے کانسٹیٹیوشنلزم پہ بھی کام کیا ہے, جس نے پاکستان کے سارے پروسیس کو قریب سے دیکھا ہے. وہ میں بہت جلدی ڈسکشن آپ کے لیے آرگنائز کروں گا. ابھی اتنا ہی. جوائن می آن دا پیٹرین پیج, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.